नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कानपुर से खबर है जहां पर भूख हड़ताल पर अभिभावकों का अनशन लगातार 6 दिन से जारी है। 6 दिनों से ही भूख हड़ताल पे अभिभावक बैठे हैं और कोरोना काल में स्कूल फीस माफी की मांग कर रहे हैं। आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने हड़ताल का समर्थन किया है। कलाकारों ने गीत संगीत के माध्यम से अपना समर्थन दिया है और कई संस्थानों के लोग यहां पर पहुंच रहे हैं और अपना समर्थन अभिभावक संघ को दे रहे हैं। तो कोरोना काल में स्कूल की जो फीस है वो माफ किया जाए और उसको लेकर के विरोध लगातार चल रहा है। अभिभावकों की भूख हड़ताल का 6ठा दिन है और ऐसे में अब लगातार अन्य जगहों से समर्थन भी इस अभिभावक संघ को मिलना शुरू हो गया है। कानपुर से जानकारी, अभिभावकों की भूख हड़ताल 6ठे दिन भी जारी है, यानी कि 6 दिन से अभिभावक भूख हड़ताल पर हैं। कोरोना काल में स्कूल की जो फीस है वो माफ की जाए और अभिभावकों की भूख हड़ताल का 6ठा दिन है, जिसको लेकर के अभिभावक लगातार सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना काल में स्कूल की फीस माफ की जाए, ये कहते हुए पिछले 6 दिन से अभिभावक भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और अब अन्य जगहों से भी इनको अपना जो समर्थन है वो मिलना शुरू हो गया है और अब जो कुछ अन्य संस्थाएं हैं वो भी इस भूख हड़ताल पर बैठे अभिभावकों के अनशन का समर्थन कर रही हैं और ऐसे में स्कूल की जो फीस माफी है उसको लेकर के विरोध लगातार 6 दिनों से कानपुर में भी देखने को मिल रहा है। हालांकि न सिर्फ कानपुर बल्कि प्रदेश के अलग अलग जगहों से भी इसी तरह से अभिभावकों के द्वारा भूख हड़ताल या फिर विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और पिछले 6 दिन से कानपुर में भी ऐसे ही अभिभावक भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। कोरोना काल में स्कूल की जो फीस है वो माफ किया जाए, ये कहते हुए अभिभावक अपना विरोध जता रहे हैं, दर्ज करवा रहे हैं विरोध सरकार से इसका समाधान करने की और फीस माफी की जो मांग है वो इन अभिभावकों के द्वारा की जा रही है। कानपुर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पिछले 6 दिन से अभिभावक इसी तरह से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तो खबर जौनपुर से है जहां पे करंट लगने से मां समेत 2 बच्चों की मौत हो गई है और शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसा हुआ। मां समेत 2 बच्चों की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। मौके पर एसडीएम समेत भारी पुलिस बल तैनात है। मडियाहू थाना क्षेत्र के सोईथा गांव की घटना है जहां पे शॉर्ट सर्किट की वजह से घर में हादसा हुआ और उसके बाद मां और 2 बच्चों की मौत हो गई है। परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मौके पर एसडीएम समेत भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। शॉर्ट सर्किट की वजह से बताया जा रहा है कि घर में यह हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी और अहम जानकारी है जौनपुर में जहां पे करंट लगने से मां और उसके 2 बच्चों की मौत हो गई है और मां और 2 बच्चों की मौत के बाद पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। शॉर्ट सर्किट की वजह से बताया जा रहा है कि हादसा हुआ है, करंट लगा है मां और बच्चे को। मां और 2 बच्चों की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मौके पर एसडीएम समेत भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसा हुआ है, ये फौरी तौर पर फिलहाल कहा जा रहा है। लेकिन मां और उसके 2 बेटे करंट की चपेट में आने की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। जौनपुर से बड़ी जानकारी है, करंट लगने की वजह से 2 बच्चे और उनकी मां की मौत की जानकारी फिलहाल मिल रही है। राजन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। राजन, बताएं क्या कुछ पूरा मामला? बिल्कुल आपको बता दें कि मडियाहू कोतवाली क्षेत्र के सोईथा हरिजन बस्ती का पूरा मामला है, जहाँ पे सविता नाम की जो महिला थी वो अपने एक 3 साल के और एक 8 माह के बच्चे को जो है दोपहर में एक कमरे में सुलाई थी और कमरे का दरवाजा बंद की थी, अंदर कूलर चल रहा था। तो बताया जा रहा है कि बिजली तेज आई है जिसके चलते कूलर में शॉर्ट सर्किट हुई है और आग लगी है और कमरे में आग लग गई। परिजन जब तक पहुंचते और दरवाजा तोड़ते तब तक अंदर जो है माँ और एक बच्ची की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी और एक बच्ची की सांस चल रही थी जिसे लेके अस्पताल गए, जहां रास्ते में बच्ची ने भी दम तोड़ दिया। तो फिलहाल इन तीनों मौत से पूरे गांव में जो है मातम छाया हुआ है और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पे पहुंचे और मामले की जांच में जुटे हुए हैं। आयुष, शुक्रिया राजन बातचीत और जानकारी के लिए। तो प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन फौरी तौर पर कूलर में करंट आने की वजह से हादसा हुआ, जानकारी सामने आ रही है। बढ़ेंगे आगे। रामपुर में एक पुलिस कांस्टेबल को प्रेम विवाह करना भारी पड़ गया है क्योंकि पहली बार अपनी पत्नी के साथ पुलिस कांस्टेबल ससुराल पहुंचा, जहां पर नाराज ससुराल वालों ने अपने दामाद और बेटी को गोली मार दी। फिर मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से दोनों को जिला अस्पताल भेजा, जहां पर डॉक्टरों ने इनकी नाजुक स्थिति को देखते हुए इनको हायर ट्रीटमेंट के लिए मुरादाबाद रेफर कर दिया, जहां पर दोनों की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। लेकिन पुलिस अब आरोपियों की तलाश में भी जुटी हुई है। तो रामपुर से जानकारी है जहां पे ससुराल वालों ने दामाद और बेटी को गोली मार दी। दोनों की हालत नाजुक है, अस्पताल में भर्ती हैं, जहां पर इन दोनों का इलाज चल रहा है और आरोपियों की तलाश में पुलिस अभी भी लगी हुई है। उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए इनको मुरादाबाद के लिए रेफर किया गया है, हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर रामपुर में प्रेम विवाह करना एक कांस्टेबल को महंगा पड़ गया है।
और ससुराल वालों ने दामाद और बेटी को गोली मार दी है। प्रेम विवाह के चलते बताया जा रहा है कि ससुराल वाले नाराज थे, जिसके बाद ये गोली मार दी गई। दोनों की हालत नाजुक है, अस्पताल में भर्ती करवाया गया, इलाज चल रहा है और आरोपियों की तलाश में पुलिस फिलहाल लगी हुई है। तो बड़ी और अहम जानकारी। तो रामपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, प्रेम विवाह करना महंगा पड़ गया है। ससुराल वालों ने दामाद और बेटी को गोली मार दी। ओमपाल हमारे सहयोगी जोड़ रहे हैं जानकारी के साथ। ओमपाल, बताएं क्या कुछ है पूरा मामला? देखिए, 7 महीने पहले एक पुलिस कांस्टेबल ने अपनी प्रेमिका के साथ प्रेम विवाह रचाया था और कोर्ट में बाकायदा उन्होंने शादी की थी। शादी के बाद दोनों ने सोचा कि चलें ससुराल और हो सकता है कि मम्मी पापा मान जाएं और हमें आशीर्वाद दे दें। वो आशीर्वाद देने के लिए निकले थे, लेकिन जब आशीर्वाद लेने वो गए तो वहां पर उनको आशीर्वाद के बदले गोली मिली। गनीमत रही कि दोनों अभी बचे हुए हैं, लेकिन दोनों की जो स्थिति है वो बहुत नाजुक है। रात जब उनको जिला अस्पताल में लाया गया था, तब जिला अस्पताल के सीनियर डॉक्टरों ने उन्हें तत्काल हाई ट्रीटमेंट के लिखा। अभी दोनों का इलाज मुरादाबाद में चल रहा है और दोनों की स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है। पुलिस की अगर बात करें तो पुलिस कितनी तत्परता दिखाती है, क्योंकि घटना रात की है और रात होने वाली है, तो अभी तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। हालांकि घटना के बाद से सभी घर परिवार के जितने लोग हैं वो फरार हो गए हैं और पुलिस के अधिकारी हमें बता रहे हैं कि बहुत जल्द ही उनको गिरफ्तार किया जाएगा और हमारी कोशिश जारी है। लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि इज्जत के ठेकेदारों को सोचना चाहिए। उनके भाग के अगर शादी की या बहला फुसलाकर वो ले गए तो वो बालिग हैं और कोर्ट ने उनकी शादी को माना है और उन्होंने बाकायदा कोर्ट में शादी की है। लेकिन एक पिता को अपनी इज्जत के खातिर इस तरीके की घटना को अंजाम दिया है, तो ऐसे पिता को चाहिए कि अब कोर्ट उसे बड़ी से बड़ी सजा दे और पुलिस क्या ताना वाना बुनती है उनको सजा दिलाने के लिए, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया ओमपाल, फिलहाल इस बातचीत और जानकारी के लिए। खबर लखनऊ से है, जहां पर इलाज करवाने के लिए आई एक महिला लापता हो गई है और शताब्दी वार्ड में बताया जा रहा है कि महिला का इलाज हो रहा था। परिजनों ने इसके बाद ट्रामा चौकी इंचार्ज को तहरीर दी है। चौकी इंचार्ज परिजनों को 3 दिन से दौड़ा रहे हैं। गोंडा से यह परिवार आया है जो कि महिला को ढूंढने में असमर्थ है। चौक थाना क्षेत्र के शताब्दी वार्ड का यह मामला है, जहां पर इलाज कराने आई एक महिला लापता हो गई है। परिजन पिछले काफी समय से चक्कर काट रहे हैं, थाना पुलिस कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं और इस मामले को दर्ज भी नहीं किया गया। परिजनों ने ट्रॉमा चौकी इंचार्ज को इसकी जो तहरीर है वो दी है और चौकी इंचार्ज परिजनों को 3 दिन से दौड़ा रहे हैं। गोंडा से आया ये परिवार अपनी महिला जिसका इलाज करवाने के लिए वो लेकर आया, उसको ढूंढने में असमर्थ है। तो बड़ी जानकारी है, शताब्दी वार्ड में बताया जा रहा है कि महिला का इलाज हो रहा था, जहां से लापता हो गई और अब इसकी कोई जानकारी फिलहाल परिजनों को अब तक नहीं मिली है। खबर बस्ती से है। बस्ती जनपद के राम जानकी मार्ग नेशनल हाईवे संख्या 227A पर किसानों ने भूमि का मुआवजा दिए जबरन सड़क निर्माण करा लेने का मामला अब गर्माता जा रहा है। किसानों की गिरफ्तारी को लेकर भी क्षेत्रीय लोगों में आक्रोश है। सैकड़ों किसानों के साथ सपा नेता सिद्धार्थ सिंह अब धरने पर बैठ गए हैं और उनकी ये मांग है कि अगर बिना मुआवजा दिए सड़क निर्माण कार्य नहीं रुकवाया गया तो धरना ऐसे ही चलता रहेगा। सिद्धार्थनाथ सिंह ने यह भी बताया कि जिलाधिकारी के आदेश का पालन भी प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं कर रहे हैं और अगर बिना किसानों की जमीन का मुआवजा दिए सड़क बनाई जाती है तो फिर आने वाले दिनों में स्थितियां और ज्यादा विस्फोटक हो सकती हैं। खबर लखनऊ से है, जहां पे गौकशी के मुकदमे में वांछित बदमाश को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस ने घेराबंदी करके इस बदमाश को पकड़ा है। बदमाश के पास से एक अवैध तमंचा कारतूस भी पुलिस ने बरामद किया है। 2 बदमाश हैं जिन पर 10-10 हजार का इनाम घोषित था। डीसीपी के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया गया, जिसमें से अपराधियों को काबू करने में भी सफलता मिली है। बदमाश के पास से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। दोनों बदमाश पर 10-10 हजार का इनाम भी घोषित किया गया था। डीसीपी के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई है। बड़ी जानकारी है, लखनऊ से गौकशी के मुकदमे में वांछित बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने घेराबंदी करके इन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। तो खबर फिरोजाबाद से, जहां पे रोडवेज बस और डंपर में भिड़ंत हो गई और इस हादसे में बस चालक की मौत हुई है, जिसमें 12 यात्री घायल हैं।
घायलों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है और हादसे में बस के परखच्चे उड़ गए। तो फिरोजाबाद से यह जानकारी है, जहां पे रोडवेज बस और डंपर में भिड़ंत की जानकारी। इस हादसे में बस चालक की मौत हो गई। 12 यात्री बताया जा रहा है कि घायल हुए हैं। घायलों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। हादसे में बस के परखच्चे उड़ गए हैं, जानकारी ये भी मिल रही है, क्योंकि हादसा बेहद भयानक था और इसमें 12 यात्री बुरी तरह से घायल हैं। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मैनपुरी डिपो की ये बस आप देख सकते हैं। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में हादसे का शिकार हो गई, जब डंपर के साथ इसकी टक्कर हो गई। इसमें ड्राइवर की बताया जा रहा है कि मौके पर ही मौत हुई है। बाकी अन्य 12 लोग घायल हैं, जिनका इलाज अभी भी अस्पतालों में चल रहा है। तस्वीरें देखकर ही आप अंदाजा लगाइए कि हादसा कितना भयानक था। इसमें बस चालक की मौत तत्काल हुई है और 12 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। ट्रॉमा सेंटर फिरोजाबाद में इन सभी घायलों का इलाज अभी भी जारी है। तो यह हादसा फिरोजाबाद शिकोहाबाद में हुआ है और घायलों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है, लेकिन चालक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया है। उधर सीतापुर के खैराबाद थाना क्षेत्र में बड़ी संगत उदासीन अखाड़े के महंत बजरंग मुली की प्रताड़ना झेल रहे सैकड़ों नागरिकों ने आज भाजपा नेता साकेत मिश्रा के नेतृत्व में थाने का घेराव कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि बाबा के द्वारा उनके पास मौजूद गनर के माध्यम से नागरिकों को डराया धमकाया जाता है और इतना ही नहीं, अपनी जमीन पर जाने पर उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी जाती है। लोगों की माने तो उनकी दशकों पुरानी जमीन को रातों रात बाबा खाली करवाकर उसमें अपना बोर्ड लगाकर कब्जा कर लेते हैं और ऐसा अभी कुछ ही समय से हो रहा है, जिससे सैकड़ों लोग प्रभावित हुए हैं। भाजपा नेता साकेत मिश्रा का कहना है कि वो गुंडे बाबा हैं जो लोगों की जमीन हड़प रहे हैं। उधर गोंडा में रेलवे ब्रिज के आगे बेकाबू होकर के एक ट्रक पलट गया और हादसे में खलासी ने बाहर निकलकर अपनी जान बचाई है, लेकिन ट्रक पलटने से घंटों तक मार्ग बाधित रहा है। गोंडा बलरामपुर मार्ग में ट्रक हटाने का काम चलता रहा। देरी से सड़क पर वाहनों की लंबी कतार भी लग गई है। क्रेन की मदद से ट्रक को हटाकर इस मार्ग को चालू किया गया है। तो ट्रक पलटने से घंटों तक जाम लगा रहा। हालांकि काफी देर तक मशक्कत करनी पड़ी है सब मार्ग को खोलने के लिए। देखिए क्रेन्स बुलाई गई, जिसके बाद इस ट्रक को यहां से हटाया गया है। चालक और खलासी ने किसी तरह से निकल करके अपनी जान बचाई है, लेकिन इससे गोंडा और बलरामपुर जो मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग है वो बाधित हो गया और घंटों तक गोंडा बलरामपुर मार्ग पर जो आवागमन है वो इसकी वजह से ठप रहा। ट्रक पलटने से गोंडा बलरामपुर मार्ग बाधित हुआ, जिसके बाद ट्रेन की मदद से इसको यहां से हटाया गया। सरकार ने शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए गांव-गांव पानी की टंकियां बनवाई हैं, जिसमें ग्रामीण तक शुद्ध पेयजल पहुंच सके। टंकियों को तो तैयार कर दिया गया, लेकिन अभी तक ग्रामीणों को सुचारू रूप से पानी की सप्लाई नहीं हो सकी है। स्थिति तो यहां तक बन गई है कि ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल पाने के लिए प्रदर्शन तक करने को मजबूर होना पड़ता है। कुछ ऐसा ही मामला राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज स्थित मऊ गांव से निकलकर सामने आया है, जहां पे पानी की टंकी बनकर तैयार तो हो गई है, लेकिन अभी तक ग्रामीणों को इससे पेयजल की सप्लाई नहीं हो रही है। इसके चलते ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों से भी इसकी शिकायत की, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद मजबूरन महिलाओं ने खाली बाल्टियां लेकर के विरोध प्रदर्शन जताया। सरकार ने ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए गांव-गांव पानी की टंकियां तो बना दी, लेकिन अब समस्या वहां पर यह आ रही कि लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। आपको बता दें, इस समय हम राजधानी लखनऊ के मऊ गांव में है, ये मोहनलालगंज के अंतर्गत आता है और यहाँ हमारे पीछे देख रहे हैं कि किस तरह से महिलाएं यहाँ पर बाल्टी रखकर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर है, क्योंकि इनके गाँव में जो पानी की टंकी बनी है उससे हफ्तों हो गए पानी नहीं आ रहा। उन्हीं से जानते हैं कि क्या समस्या आ रही है। क्या नाम है आपका? फूलमती, क्या समस्या आ रही, पानी कब से नहीं आ रहा क्या? अरे भैया, पिछले 1 महीना पहले नहीं आया था, फिर दिन था 1 हफ्ता, उसके बाद फिर पानी बंद कर दी। ना बताओ, नल है सरकारी भी खराब हो चुके, टंकी के सहारे थे वो भी बंद हो गए, तो हम लोग क्या पिए? बिल्कुल देख रहे हैं यहाँ पर किस तरह से लोग बाल्टी रख करके प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको दिखाना चाहेंगे, महिलाएं हैं, तमाम बच्चे हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नजमुल। नजमुल, ये बताइए, पानी नहीं आ रहा आप लोगों के यहाँ, तो क्या समस्या आ रही, शुद्ध पानी जो पीने को नहीं मिल रही? पानी जो है नहीं आ रहा है और पानी यहाँ आते नहीं है, 2-3 दिन आते हैं, उसके बाद पानी हफ्ते में नहीं आते हैं। हफ्ते बीत जाते हैं। हाँ, तो क्या शिकायत किसको लेकर के आप लोगों ने? दिक्कत है पानी की दिक्कत। बिल्कुल, और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए, यहाँ पर जिस तरह से पानी की समस्या आ रही, कब से आ रही है और क्या बताया जा रहा है इसके पीछे?
कि पानी की समस्या ये बड़ी विकराल समस्या है। पिछले 1 महीने सप्लाई पूरी तरीके से बंद थी। इधर जो है 31 अगस्त तक सप्लाई शुरू थी, विगत 12 दिन हो गए हैं सप्लाई पूरी तरीके से बंद है। मैंने बात की जल निगम के जेई से, उन्होंने बताया कि जल निगम ने हैंडओवर कर दिया है ग्राम पंचायत को। ग्राम पंचायत के सचिव से बात हुई, उन्होंने ये बताया कि मेरे पास इतना बजट नहीं है जिससे मैं विद्युत बिल का भुगतान कर सकूं। अब ऐसी स्थिति में ग्रामीण अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं कि आखिर अगर बिजली का बिल ग्राम पंचायत नहीं जमा करेगी तो कौन जमा करेगा। ये बहुत ही बड़ी विकराल समस्या। अधिकारी कोरा आश्वासन दे रहे हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। किसी दिन बड़ा धरना प्रदर्शन तहसील मोहनलालगंज में होगा। बिल्कुल, यहाँ हम आपको दिखाना चाहेंगे, जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं नल की टोटी है, सूखी हुई टोटी और ये खाली रखी बाल्टियाँ आपको दिखाना चाहेंगे। ये सूखी हुई टोटी और ये जो खाली रखी बाल्टियाँ हैं, ये कहीं ना कहीं जो सिस्टम का जो नकारापन है उसको कहीं ना कहीं साफ तौर पर दर्शा रही हैं। किस तरह से जो ग्रामीण हैं वो शुद्ध पेय जल के लिए तरस रहे हैं। बताया जा रहा है कि विद्युत बिल का भुगतान ना होने की वजह से उन्हें ये समस्या झेलनी पड़ रही है। अब बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ऐसी स्थिति में जिस तरह से सरकार गांव-गांव शुद्ध पेयजल पहुंचाने की बात कर रही थी, ऐसे नकारेपन से वो कैसे साकार होगा। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए जय शुक्ला। वहीं वैश्विक महामारी कोरोना में हुए लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है और ऐसे में जहां एक तरफ बाजारों को पूर्ण रूप से खोला गया है तो फिर वहीं दूसरी तरफ भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कहे जाने वाले रेलवे ने भी यात्रियों के लिए आज पूरे देश में 80 ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया है। वाराणसी में करीब 6 महीने के बाद कैंट रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली के लिए रवाना हुई है। वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर के यात्रियों में उत्साह का माहौल था। यात्रियों का कहना था कि एक लंबे समय के बाद अब वो आसानी से दिल्ली और वाराणसी के लिए ये जो ट्रेन चलाई गई है उसमें उनको ये सुविधाएं मिलेंगी। यात्रियों ने यह भी बताया कि कोरोना के बाद जैसे जैसे स्थितियां सामान्य हो रही हैं वैसे वैसे उनके जीवन में भी बदलाव दिख रहा है। हालांकि कई यात्रियों ने कोरोना महामारी के बीच में यात्रा को कठिन भी बताया है। लखनऊ में मलिहाबाद मामले में सरकार ने मदद की है और मृतक की पत्नी को 5 लाख की आर्थिक मदद की गई है। दरअसल पत्नी के खाते में ट्रांसफर ये पैसे कर दिए गए हैं। ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत अब घर भी मिलेगा। पेंशन और मृतक के पिता को वृद्धावस्था पेंशन की स्वीकृति भी दे दी गई है। आईजी लक्ष्मी सिंह ने यह कार्रवाई की है। मलिहाबाद इंस्पेक्टर सियाराम को इसमें सस्पेंड भी कर दिया गया है। घटना को छुपाने और लापरवाही बरतने पर यह कार्रवाई की गई है और आरोपियों के खिलाफ एनएसए लगाने की तैयारी भी कर ली गई है। मलिहाबाद के दिलावर नगर में आपको बता दें यह हत्या की गई थी। उधर आगरा में 9 साल के बालक की हत्या का मामला सामने आया है जिसमें पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में हत्या का आरोपी घायल हो गया है। वाहिद ने ही आपको बता दें कि हत्याकांड को अंजाम दिया था। दूसरा आरोपी मौके से फरार हो गया है। एतमादपुर थाना इलाके का यह मामला बताया जा रहा है। वहीं लखीमपुर खीरी में 754 ग्राम पंचायतों में लाखों की लागत से बने ज्यादातर मिनी सचिवालय यानी कि पंचायत घर जर्जर हो गए हैं। ग्राम सभा की मीटिंग से लेकर के ग्राम सभा के कार्यों के संचालन के उद्देश्य से बनाए गए पंचायत घरों की हालत अपनी बदहाली के आंसू बहा रही है। कई सचिवालय कंडे भूसे से भरे हैं और इतना ही नहीं, जानवरों का जमावड़ा यहां पर सब कुछ नजर आता है। कई भवनों का तो अब तक संचालन भी नहीं हो सका है। बदायूं के राजकीय मेडिकल कॉलेज में पुलिस कस्टडी में भर्ती कोरोना पॉजिटिव मरीज ने पहली मंजिल से कूदकर छलांग लगाकर जान दे दी है। जिला प्रशासन के अनुसार कोरोना पॉजिटिव मरीज मेडिकल कॉलेज से भागने का प्रयास कर रहा था। फिलहाल मेडिकल कॉलेज में पहुंचे परिजनों में मेडिकल कॉलेज के स्टाफ पर लापरवाही का आरोप भी लगाया है। घर वालों का आरोप है कि नरेश ने खुद जान नहीं दी है, उसकी मौत साजिश के तहत हुई। उधर देवरिया में अवैध नर्सिंग होम और पैथोलॉजी की शिकायत पर उप जिलाधिकारी और एडिशनल सीएमओ ने छापेमारी की है, जहां पर रबर स्टार पैथोलॉजी में अवैध तरीके से अल्ट्रासाउंड मशीन संचालित हो रही थी। उप जिलाधिकारी ने अल्ट्रासाउंड मशीन को कब्जे में लेकर एडिशनल सीएमओ को कार्रवाई करने के लिए कहा है। वहीं पैथोलॉजी सेंटर में कोई भी प्रशिक्षित कर्मचारी मौजूद नहीं था। इसके साथ ही दूसरे जिले के डॉक्टर के नाम से पैथोलॉजी संचालित हो रही थी। इसमें अवैध तरीके से अल्ट्रासाउंड सेंटर भी संचालित किया जा रहा था।
तो नोएडा में यूं तो तमाम बिल्डर कंपनियों ने बड़ी बड़ी सोसाइटीज बना ली हैं, लेकिन इसमें लोगों को उनके घर का सपना दिखाकर उनसे लाखों रुपए ऐंठे भी गए हैं। अब ताजा मामला नोएडा के 107 स्थित ग्रेट वैल्यू शरणाम सोसाइटी का है, जहां पे करीब 4000 सोसाइटी वासी सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। इनका कहना है कि बिल्डर के द्वारा तमाम वादे सोसाइटी में घर लेते समय किए गए थे, लेकिन उनमें से पूरा कोई भी नहीं किया गया है। तो वहीं एक बड़ी जानकारी है, आपको बता दें कि संपूर्ण समाधान दिवस को लेकर के आर.के. तिवारी की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने ये निर्देश जारी किए हैं। बड़ी जानकारी है लखनऊ से, और संपूर्ण समाधान दिवस के लिए ये निर्देश जारी हुए हैं मुख्य सचिव की तरफ से। हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को समाधान दिवस हो और टोकन सिस्टम के तहत समस्याओं का निस्तारण हो, ये बात भी इस निर्देश में कही गई है। सोशल डिस्टेंसिंग के तहत संपूर्ण समाधान दिवस होगा और इसके तहत मुख्य सचिव की तरफ से ये आदेश जारी कर दिए गए हैं। बड़ी जानकारी है लखनऊ से, जहां पे मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने ये निर्देश दिए हैं, जिसमें संपूर्ण समाधान दिवस के लिए इन दिशा निर्देशों को जारी किया गया है और इसमें हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को समाधान दिवस हो, ये निर्देश भी जारी किए गए हैं। विजय मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। विजय, संपूर्ण समाधान दिवस को लेकर के निर्देश जारी किए गए हैं मुख्य सचिव की तरफ से, क्या कुछ इन निर्देश में? आपको बता दें कि यहाँ पर इससे पहले भी समाधान दिवस के रूप में यहाँ पर एक नीति निर्धारित थी, जिसके तहत जिले के लोग जो हैं वो एक स्थान पर एकत्रित होकर के जहाँ पर सभी अधिकारी उपस्थित रहते थे और वहाँ पर उनकी जो भी समस्याएं हैं उसके निराकरण के लिए फाइल दर फाइल टेबल न भटकना पड़े, इसके लिए सभी अधिकारियों को एक जगह उपस्थित होकर के उस समाधान दिवस के रूप में कार्यों को पूरा किया जाता था। हालांकि कोविड की वजह से यहाँ पर ये कार्यक्रम जो है वो कहीं न कहीं रोक दिया गया था, लेकिन अब इसको लेकर के एक बार फिर से मुख्य सचिव आर.के. तिवारी जी की तरफ से यहाँ पर दिशा निर्देश जारी हुए हैं, जिनमें जन समस्याओं के निराकरण के संबंध में प्रत्येक माह के पहले और तीसरे मंगलवार को, यानी पूरे महीने में 2 बार यानी 15 दिवस पर एक समाधान दिवस का आयोजन ही पूरा किया गया है। हालांकि ये भी कहा गया है कि यहाँ पर अनावश्यक भीड़ ना आए, जिनका कार्य हो, जिससे जुड़ा हुआ मामला हो, सिर्फ वही वहाँ पर पहुँचे, इसके सिवा उनके साथ जो आए हुए लोग हों उनको वहाँ पर न जाने दिया जाए। साथ ही साथ यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को भी कड़ाई से पालन करने की बात यहाँ पर कही गई है। और खास बात यह है कि संपूर्ण समाधान दिवस में अनिवार्य रूप से मास्क और सैनिटाइजर के उपयोग करने के लिए जनता को जागरूक भी किया जाए। हालांकि यहाँ पर एक हेल्प डेस्क की भी, कोविड हेल्प डेस्क के लिए भी कहा गया है कि जो भी समाधान दिवस के समय जहाँ पर भी ये पूरा कार्यक्रम किया जाएगा, वहाँ पर एक कोविड हेल्प डेस्क भी रखी जाए, जिसके जरिए से उसकी जानकारी यहाँ पर हो सके और साथ ही साथ प्राप्त शिकायतों के समाधान के लिए नियमित अनुश्रवण करें। मंडला आयुक्त और जो जिलाधिकारी हैं वो सभी वहाँ पर मौजूद रहें, जो अधिकारी हैं वहाँ पर मौजूद रहें। कोई भी अधिकारी समाधान दिवस पर छुट्टी लेकर के वहाँ से गैर हाजिर न हो, जिसके जरिए से जनता के जो समाधान है उसका निराकरण इसके साथ किया जा सके। बहुत शुक्रिया विजय, बातचीत और जानकारी के लिए। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।